हाय वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जनरल इंग्लिश लूसेंट को केस चैप्टर को हम सीरियली वे में सोल्व करते चल रहे हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने करेक्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंसेस को करेक्ट किया। सो आज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ईरर पार्ट्स। केस चैप्टर का ही हम आज ईरर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम बिना समय गवाए हम लेकर चलते हैं केस चैप्टर का जो हमारा पॉइंट 2 है, ईरर। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ईरर जब सब सुनते हैं तो उनको लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से सोल्व होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आज आपको हम दिखाते हैं कि इजी वे में हम किस प्रकार से ईरर को सोल्व करते चलते हैं। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देयर वाज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ फैक्ट को जान लीजिए, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है और यहाँ लिखा 1, तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच में गलती हुआ तो ईरर गलती नंबर 1 में जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक के लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक के, और इसके अंदर गलती हुआ तो ईरर नंबर गलती कितना में जाएगा, 2 में जाएगा। अगर रंगने का होगा तो यहाँ से यहाँ तक में गलती हुआ है ना, तो आप उसको दूसरा पॉइंट में रंगेंगे, बी में रंगेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ 2 हुआ, यहाँ से यहाँ 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 4 हुआ और यहाँ से यहाँ 5 हुआ। अगर सेंटेंस करेक्ट होता है, नो ईरर होता है, तो हम 5 नंबर को क्लिक करते हैं, टिक करते हैं। चलिए, देयर वाज अ बॉयज कॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको हम रूल में पढ़ाए थे कि यहाँ बॉयज कॉलेज का मतलब क्या है, जो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर एक व्यक्ति का देखिएगा, अगर एक कॉलेज है तो इस प्रकार से अगर बॉयज लड़का का कॉलेज, तो एक बात आप ही सोचिए कि लड़का का कॉलेज होता है कि लड़कों का कॉलेज होता है। सोचिए, तो आप कहेंगे क्या कि एक लड़का तो पढ़ता नहीं है, पढ़ता है बहुत सारा लड़का, तो लड़कों का कॉलेज कहेंगे ना, लड़कियों का कॉलेज कहेंगे ना कि लड़की कॉलेज कहेंगे, वुमेन कॉलेज कहेंगे, महिला कॉलेज कहेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है, इसमें जो है प्लुरल वर्ड का जो होगा प्रयोग, क्योंकि लड़कों का कॉलेज होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे बॉय। अब देखिए गलती क्या करेंगे, बॉय, अब यहाँ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉय कॉलेज, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एस इंडिंग प्लुरल नाउन है, यानी प्लुरल नाउन किससे अंत किया है, एस से किया है, तो ऑलरेडी इसमें चिन्ह ओनली लगेगा। तो हम इसको शुद्ध करने के लिए हमारा यहाँ जो है एस को हटा देंगे और यहाँ एस लगा करके हम ओनली चिन्ह लगाएंगे, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। टोटल हिंदी भी हम करने का आपको बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंसेस का हिंदी। तो हिंदी सुनिए, देयर वाज अ बॉयज कॉलेज, अब इसको हटा देंगे, बॉयज कॉलेज, इसको भी हटा करके इसको लेंगे, बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। कहता है मेरे गांव में लड़कों का एक कॉलेज है, था, मेरे गांव में लड़कों का एक कॉलेज था। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस हमने आपको क्लियर किया। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंसेस पे। हम फर्स्ट सेंटेंस किया तो हम आपको इसको इरेज कर लेते हैं, जिससे कि हमको लिखने का जो भी चीजें हो हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलें। चलिए, सेकेंड सेंटेंस में क्या रहा है, हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर। हाउस में अपोस्ट्रोफ एस लगा। माय डियर, आपको समझना है कि आपको हमने बताया था कि अपोस्ट्रोफ एस जो होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि लिविंग थिंग के साथ में किया जाता है। किसके साथ में लिविंग थिंग के साथ में। बट हेयर या इन दिस सेंटेंस अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग इज हाउस।
हाउस क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो इन दिस सेंटेंस अपोस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज विथ हाउस, यानी कि हाउस के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं प्रयोग होगा। सो इसीलिए इसको हम शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? ऑफ का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का, यानी कि ऑफ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एस इन द सेंटेंस, यानी कि ऑफ का प्रयोग होगा इस वाक्य में एस के बदले में। तो जब हम यहाँ जरा सा इस पॉइंट को देखेंगे, इस अपोस्ट्रोफ एस जो है उसके बदले में हम ऑफ लगाए। ऑफ के लगाने से यह हुआ कि इधर का जो नाउन है वो इधर चला आया, तो आया द डोर्स के साथ आया, द डोर हुआ इधर, और इधर वाला नाउन उधर चला गया, तो उधर जाकर के क्या गया? द हाउस गया। यानी ऑफ का रूल में यही होता है। तो हम गलती किस पार्ट में मानेंगे? एक में कोई गलती नहीं, दो में कोई गलती नहीं, थ्री में कोई गलती नहीं, ये गलती फोर में है। समझ गए? तो इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे? यहाँ हटा करके हमको ये सारे शब्दों को लगाना होगा, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी अब हम क्या कहेंगे? सेंटेंस को हम इसको ना पढ़ के इसको पढ़ करके हिंदी करेंगे। हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, पांचवा में है नो एरर, यानी कह रहा है कि घर का दरवाजा किसने या कौन तोड़ा है? किसने या कौन तोड़ा है? सेकेंड का क्वेश्चन का हिंदी ये हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। माय डियर, आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम सेकेंड को भी इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। अब हमें अच्छा स्पेस मिल गया एक्सप्लेनेशन के लिए। अब जरा सा देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये कह क्या रहा है, जो जरा सा पढ़ेंगे। दे, यहाँ टीएच है, दे बेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। माय डियर स्टूडेंट्स, ही हमारा एरर पार्ट है, यानी फर्स्ट में कोई गलती नहीं है, सेकेंड में कोई गलती नहीं, थर्ड में भी कोई गलती नहीं है, गलती फोर में है। अब कैसे गलती है? तो आपको हमने बताया था कि होता है द ट्रेन्स अराइवल। द ट्रेन्स अराइवल करेक्ट है। उसके बाद हम कहेंगे द ट्रेन्स अपोस्ट्रोफ एस लगा करके द ट्रेन्स डिपार्चर, द ट्रेन्स डिपार्चर, यानी कि द ट्रेन्स अराइवल का मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है? रेलगाड़ी का आगमन। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, यानी कि ट्रेन का आना, आगमन और उसका प्रस्थान। तो इस सेंटेंस को हम शुद्ध करने के लिए यहाँ जो है हम ओनली अपोस्ट्रोफ एस जब लगा देंगे तब हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हिंदी क्या होगा? दे बेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल, नो एरर। तो इसमें क्या हुआ हिंदी? वे लोगों ने ट्रेन आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वे लोगों ने ट्रेन आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कर रहा है माय डियर, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है व्हाट इज हर टुडे प्रोग्राम। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस, इस वर्ड को जरा सा देखिए। टुडे प्रोग्राम, टुडे का मतलब आज, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम। आज कार्यक्रम नहीं, क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम कहेंगे ना। क्या कहेंगे? आज कार्यक्रम। जरा सा इसी को देखिए, आज कार्यक्रम। कैसा लग रहा है सुनने में? अभद्र लग रहा है, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम। तो ये राइट है। तो जब यहाँ का आ गया वर्ड में, सेंटेंस शब्द में जो का आया वर्ड में, तो इस अधिकार के लिए हमको लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफ एस। अब कहेंगे तो क्या है? तो ये है प्राकृतिक, यानी कि आज कल होना, ये प्राकृतिक पर निर्भर है। तो नेचुरल जो होता है उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे में हम कहेंगे द
द अर्थ्स, यानी कि द अर्थ्स कहेंगे, द मून्स कहेंगे, तो ये हमारा प्राकृतिक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका हिंदी क्या हुआ, व्हाट इज हर टुडेज प्रोग्राम, यानी कि उसका आज का कार्यक्रम क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए हम 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर का रहा है 7 डेज, 7 डेज जर्नी इज आ बिग जर्नी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय फ्रेंड्स, यहाँ जो सेंटेंस जो है इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है जो जरा सा समझेंगे। अगर बात करेंगे, इस बातों को याद रखेंगे, अगर 7 डेज यहाँ लिख दिया तो इसमें अपोस्ट्रोफ एस नहीं, ओनली चिन्ह लगा करके सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया, आप जरा सा देखिए, आ 10 डेज लीव, तब यहाँ जो है अपोस्ट्रोफ एस जो है लगेगा, चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 10 का मतलब उसको भी सिंगुलर कर दिया है ए आकर के। तो देखिए क्या अंतर है इसमें, ए 7 डेज, अब अगर होता है ये 7 डेज लीव, अब इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ सिंगुलर करने का कोई जगह नहीं था, तो यहाँ एस ऐसे था और अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ था। अब देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, तो यहाँ हमारा जो है देखिए सिंगुलर किया हुआ है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। अब क्या होगा, 7 डेज जर्नी, यानी कि 7 दिनों की यात्रा 1 सप्ताह की होती है। क्या होती है, हिंदी क्या हुआ, 7 दिनों की यात्रा 1 सप्ताह की होती है, या 1 सप्ताह होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक के कंप्लीट किया। आप लोग देखते रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट को हम आपको लेकर के चलेंगे और आपको कंप्लीट तरीके से करते हुए सिखाते हुए चलेंगे। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा, एवरी टीचर, आपको माफ करना थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है एवरी टीचर। क्या लिखा हुआ है, एवरी टीचर, अब दिख रहा होगा माय डियर। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर, कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर, अपने प्रधानाचार्य आदेश, पहले हिंदी यहाँ कीजिए, अपने प्रधानाचार्य आदेश, ये शुद्ध लग रहा है, इसका इतना का हिंदी देखिए, अपने प्रधानाचार्य आदेश, ये कैसा लग रहा है, तो सुनने में राइट नहीं लग रहा। अपने प्रधानाचार्य का आदेश, अपने प्रधानाचार्य का आदेश, जब का लग गया तो कहीं ना कहीं पोसेसिव किया, तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। अब हिंदी हुआ, एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर, यानी कि प्रत्येक टीचर का जो अपेक्षा होता है उसके प्रधानाचार्य, अपने प्रधानाचार्य के जो नियम होते हैं, ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं, उसे क्या करना है, पालन करना है, लेकर के चलना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस। यहाँ देखिए ही एरर है, क्योंकि हम बताए थे कि हिजिंग साउंड में, कौन साउंड में, हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड क्या होता है, जिस साउंड में हम अगले वीडियो में भी बात किए थे, जिसमें अगर हम बोलेंगे, जिसमें बोलते समय जो हमारा क्या निकलेगा, जैसे में हम बोलते हैं जीसस, साउंड निकला थोड़ा सा, ये क्या बोलता है, जीसस, हवा जैसा साउंड निकला, तो ये हुआ हिजिंग साउंड। तो हिजिंग साउंड में हम क्या कहेंगे, जीसस लाइफ, यहाँ यस नहीं लगाएंगे। देखिए जीसस लाइफ कल हम बताए थे, इज पेनफुल, अब देखिए क्या कर रहा है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो है अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ओनली चिन्ह लगेगा। तो क्यों लगेगा, क्योंकि कैसा साउंड है,
जीसस हिजिंग साउंड है। तो इन दिस सेंटेंस अगर हम बात करें इस वाक्य में, तो जस्टिस, जस्टिस में जस्टिस वैसा ही साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, ओनली इसका चिन्ह लगाएंगे। यानी इसका जो हिंदी होगा जस्टिस सेक, इसका मतलब होगा न्याय के वास्ता, न्याय के वास्ता। कभी कभी आपको मिलेगा सेक लगा हुआ, जैसे में हम कहेंगे फॉर हेवन, हेवेंस सेक। ये हिजिंग साउंड नहीं, हेवन सेक हिजिंग साउंड नहीं, हेवन इसमें हिजिंग नहीं है, तो हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया। यानी क्या होगा, स्वर्ग के वास्ता। क्या होगा, स्वर्ग के वास्ता। हम कहेंगे फॉर गॉड्स सेक, भगवान के कसम, भगवान के वास्ता। तो इसमें हिंदी क्या होगा, अब देख लिए शुद्ध कैसे हुआ। अपोस्ट्रोफ एस हटा दिए, ओनली चिन्ह लगा दिए। क्यों लगा दिए, लेकिन हेवन में चिन्ह लगाए, गॉड्स में अपोस्ट्रोफ एस भी लगाए हेवन में, और गॉड में भी अपोस्ट्रोफ एस लगाए, लेकिन हिजिंग साउंड में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाए, ओनली चिन्ह लगाए। हिंदी, मोहन डिड ऑल दिस, मोहन वह सभी कुछ किया, यह सब कुछ किया, फॉर जस्टिस सेक, यानी कि मोहन ने न्याय के लिए सब कुछ किया। हिंदी क्या होगा, अब टोटल लेकर के हिंदी, मोहन ने न्याय के लिए, न्याय के वास्ता के लिए, यानी कि जो अधिक क्या होता है न्याय, उसके लिए सब कुछ किया। चलिए सेंटेंस क्लियर हुआ। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक के क्या किया, कंप्लीट किया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। योर स्टेट इज रिच, ठीक है, योर स्टेट नो प्रॉब्लम, कोई इसमें परेशानी नहीं है, राइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, हमेशा नाउन आता है। तो योर पोसेसिव एडजेक्टिव स्टेट इज नाउन, सो द पार्ट ऑफ द कंप्लीट, यह पार्ट कंप्लीट है। और कहेंगे स्टेट इज सिंगुलर, सो यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब इज, सो द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट, नो एरर, बोथ पार्ट्स। थर्ड पार्ट में आकर के कहेंगे बट माई इज। माई डियर फ्रेंड्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो यहां जरा सा समझिएगा कि माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए था, नाउन। बट इन दिस सेंटेंस आफ्टर माई नॉट यूज अ नाउन बट यूज वर्ब। माई नहीं के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया और कर दिया गया किसका, इज का, जो कि इज क्या है, एक वर्ब है। सो द पार्ट ऑफ, यानी ईरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, माई को हटा करके अगर हम माइन बदल दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा हिंदी, योर स्टेट इज रिच, आपका राज धनी है, परंतु माइन इज पुअर, परंतु मेरा क्या है, गरीब है, परंतु मेरा क्या है, गरीब है। कैसे कह रहे हिंदी किए, आपका राज धनी है, लेकिन यहां अगर हम देखिए, अगर हम इसको नहीं सुधारते तो यहाँ हम कौन नाउन लगाते, अपनी इच्छा से नहीं लगाते, तो हमको अधिकार था कि इसको हम सुधार दें, उधर छेड़ने की जरूरत हमको नहीं, क्योंकि इसमें मात्र एक हम छेड़े, तो यहाँ अगर हम छेड़ते तो दोनों को छेड़ना पड़ता, तो सेंटेंसेस का अर्थ अलग हो जाता। इसीलिए हम माई को हटा करके माइन में कन्वर्ट कर दिए, तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे, क्या आप समझ पाए, क्या माई को हटा करके माइन में कन्वर्ट करने से हमको इधर छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, और हिंदी भी हो गया, सेंटेंस भी शुद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये सेंटेंस में आपको हम
पढ़ाए होंगे या आप पढ़े होंगे प्रोनाउन चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रोनाउन चैप्टर में क्या काम होता है। नाउन को रिपीटेशन से रोकने का मूल तो काम ही है कि नाउन दोबारा ना आ जाए, उसको बचाने का। तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा इसका मतलब क्या कर रहा है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, यानी रांची का जलवायु पटना के जलवायु से अधिक अच्छा है। तो हिंदी लिखते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, रांची का या की जलवायु पटना के जलवायु से अधिक अच्छा है। अब जरा सा आप एक बात इसमें आप सर्च कीजिए कि इसमें कौन नाउन डबल हुआ है। रांची नहीं हुआ है, सिंगल है। जलवायु यहाँ एक बार है, पटना यहाँ एक बार है, लेकिन पुनः यहाँ जलवायु मिला, तो यहाँ ये डबल हुआ। तो रोकना किसे है, एक बार तो आने देना है, लेकिन दोबारा बार जो है सेकेंड बार जो आने का होगा तो उस नाउन के जगह पे हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप करें क्या, आप अंग्रेजी को या हिंदी को, दोनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको मालूम होगा प्रोनाउन चैप्टर में कि दिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नजदीक के लिए। किसके लिए, नजदीक के लिए। और वह कैसा हो, सिंगुलर नंबर में। जैसे में मेरे पास ये मार्कर है, हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, इट इज सिंगुलर एंड नियर, और क्या है, नजदीक में भी है, इसीलिए हम दिस का प्रयोग कर दिए। और डैट का प्रयोग कैसे कहेंगे, अगर हम दूर की बात करेंगे, जैसे में वह क्या है, पेड़ है, तो डैट इज अ ट्री, इस प्रकार से कहते हैं। तो जब नजदीक के लिए दिस और फार के लिए डैट, और वो भी कैसा होगा, दूरी के लिए डैट का प्रयोग होगा, और वो भी कैसा होना है, सिंगुलर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये समझना होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि कुछ लोग जो है यहाँ से देखने लगते हैं, यहाँ से कि हमारा नजदीक में क्लाइमेट हुआ, दूरी में रांची हुआ, लेकिन यहाँ से नहीं देखा जाता है। यहाँ से देखिएगा तो गलती साबित होगा। ओनली आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ तक के कोई आप देखने वाले हैं, तो आप यहाँ रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, कि यहाँ रहेंगे तो अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम यहाँ रहेंगे या आप हम यहाँ रहते हैं, तो अगर इधर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमें इधर जाने में नजदीक है, अगर कोई इधर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहाँ जाने में नजदीक है और टाइम भी कम लगेगा, पहुंच भी जाएंगे। तो हमको सबसे बेस्ट कहाँ रहने में होगा, यहाँ पे रहने में होगा। चलिए, तो आप कहाँ से चेक कीजिए, इस वर्ब को सेंटर मानिए और यहाँ से चेक कीजिए। तो नजदीक में कौन, रांची, और दूरी में कौन, क्लाइमेट, है ना। तो इसके लिए इसका रिपीटेशन अगर होता तो इसके लिए दिस आता, अगर इसका रिपीटेशन होगा तो क्या आएगा, डैट आएगा। क्या आएगा, डैट आएगा। चलिए, तो हम अब सेंटेंस को बनाते हैं, ये सेंटेंस जो हम आपको लिखे हैं। चलिए, अब हम यहाँ क्या लिखे हुए थे, जलवायु, जलवायु, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब बना रहे हैं, देखिए यहां भी अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, क्योंकि रांची जो है निर्जीव है, कंट्री का नहीं है। अगर कंट्री या कोई जगह का नाम होता, उसके बाद सुपरलेटिव होता, तब अपोस्ट्रोफ एस आता, लेकिन सुपरलेटिव नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। अब इधर से कह देंगे द क्लाइमेट जो लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ रांची, देख रहे हैं, इज बेटर देन, अब कहाँ का भाई, कहाँ का जलवायु, तो अब कहेंगे पटना का जलवायु, बेटर देन पटना। तो ये तो गलत है, तो बेटर देन पटना नहीं, रिपीट कौन होगा, तो क्या हो रहा है, जलवायु रिपीट हो रहा है, तो यहाँ बेटर देन, तो यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ से जब हम देखें तो दूरी में क्या है, क्लाइमेट क्या है, दूरी में है, तो इसके लिए बेटर देन डैट, बेटर देन डैट। अब देखिएगा, बेटर देन डैट ऑफ पटना कहेंगे, बेटर देन डैट ऑफ
पटना। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए अब पुनः हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या कहेंगे, द क्लाइमेट, आपको समझाने के लिए, द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर, बेटर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना। अब देखिए कौन रिपीट हुआ, क्लाइमेट, तो ये दूरी पे था तो इसको हटा करके क्लाइमेट को हटाइए और द को डैट को लगाइए, तो देखिए अपने स्वयं आ गया डैट ऑफ, स्वयं आ गया ना डैट ऑफ। चलिए ये सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमने क्या किया, देन डैट ऑफ पटना किया, इसीलिए हमने ऑफ लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, यू एंड सी, यू एंड सी यानी कि तुम और वह, काउट ईच अदर हैंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ईच अदर अगर हम प्रयोग होगा जहां भी ईच अदर, तो ईच अदर हैंड एक दूसरे का हाथ कहते हैं, ईच अदर्स हैंड कहते हैं एक दूसरे का हाथ। अगर इसी जगह पे हम प्रयोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वन एन अदर्स हैंड, वन एन अदर्स हैंड, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, बट सही हो जाएगा। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ ईच अदर हैंड से नहीं, ईच अदर हैंड्स कहना पड़ेगा। अब क्या होगा, तुम और वह एक दूसरे को हाथ क्या कर ली, पकड़ लिए हो, यानी कि हाथ पकड़ लिए हो। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 इयर्स। अब आपको जरा सा देखने का प्रयास करना है, 3 इयर्स डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउन अभी हम आपको बताए थे, यहाँ बताए थे कि अगर ए रहेगा तब 10 होने के बाद भी सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन अगर ए नहीं होगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ कहीं ए है, नहीं है, तो ये 3 डिग्री 3 ईयर लिखना है, तो आपको पहले लिखिए यहाँ क्या लिखना है, 3 ईयर लिखना है कि 3 इयर्स लिखना है। तो आप कहेंगे कि सर 3 ईयर नहीं होगा क्योंकि 3 प्लूरल हो गया ना, तो क्या कहिएगा, 3 इयर्स कहिएगा। जब इसको आप इयर्स कहिएगा, 3 इयर्स कहिएगा, तो इसको प्लूरल कर लीजिए। जब प्लूरल कर लिए तो आप यहाँ अपोस्ट्रोफ एस तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हम ओनली अपोस्ट्रोफ एस का चिन्ह लगा लेंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ हिंदी, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 इयर्स डिग्री, यानी कि वह जो है एक विद्यार्थी है जिसको क्या है, 3 ईयर का डिग्री है। 12, शी इन्फॉर्म्ड मी that कि she had gone to one of the person's houses। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस सेंटेंस में वन का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, वन का प्रयोग किया गया हो और ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो पहले नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा ऑफ का बारे में। ऑफ के बाद अगर नाउन आ गया तो इसके पहले भी क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। अगर इसके पहले ए या एन आ गया तो देखिएगा यहाँ ऑफ होगा तो इसके बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा। इतना बातों को याद रखेंगे, यानी कि ऑफ के बाद भी नाउन होगा, ऑफ के पहले भी नाउन होगा, और ऑफ के पहले के नाउन के पहले द नहीं आकर के ए एन आएगा, तो इस यानी कि लास्ट वाला जो नाउन होता है वो भी अपोस्ट्रोफ एस लेता है। अब समझिएगा कि वन के बारे में समझिए। वन के बारे में कहता है कि यानी उनमें से कोई एक, क्या कहेगा, उनमें से कोई एक। अगर हम बात करेंगे, जैसे में अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो एक सेंटेंस हम देते हैं जो जरा सा समझिए। कहते हैं वन ऑफ द पर्सन्स हाउस, इसका मतलब है वन ऑफ द पर्सन्स हाउस यानी कि
व्यक्तियों के घरों में से किसी एक व्यक्ति का घर। तो यहाँ जो होगा शुद्ध करने के लिए हम कहें तो पर्सन्स हाउस नहीं होगा, यहाँ होगा द हाउस ऑफ द पर्सन। क्या होगा, इसको शुद्ध कैसे करेंगे, द हाउस से यहाँ लगा लीजिए ऑफ द पर्सन एंड स्टेड 3 देयर ऑल नाइट। यानी इसका हिंदी क्या होगा, समझे कैसे ही शुद्ध कैसे किए। यहाँ जो है पर्सन्स में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाए, ऑफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। तो क्या कहेंगे, द हाउसेस ऑफ पर्सन्स। उस सेंटेंस सही हो गया। अब हमको हिंदी करना होगा। सी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, सूचना दी कि शी हैड गोन टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पर्सन, वह किसी व्यक्तियों के घर में से किसी एक के घर चले गए, जहां एंड और स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहां वह पूर्ण रात रुक गई। ये हुआ इसका हिंदी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। अब हम कंटिन्यू लगातार आपको वीडियो लेकर चलेंगे इस चैप्टर में, यानी कि इस टाइप में। टोटल 25 क्वेश्चंस दिया है, हमने आपको 12 क्वेश्चन तक के जिक्र किया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 तक क्लियर करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।